हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट, एसएससी के नए एग्ज़ाम इंटरफेस के ऊपर। ठीक है। तो जो आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना एक नया इंटरफेस लॉन्च कर दिया है ना। आप सभी ने इस न्यूज़ के बारे में सुना भी होगा और देख भी लिया होगा। उसके लिए उसने एक मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर एसएससी ने। तो जाकर उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा इंटरफेस होगा। उसी सेम इंटरफेस पर इन्होंने ये एक नया टेस्ट डिज़ाइन किया है। तो आज हम इस टेस्ट को लगाने वाले हैं। ठीक है। टेक्स्ट बुक पर ये टेस्ट किस नाम से चल रहा है? एसएससी सीजीएल न्यू एग्जाम इंटरफेस 2025 ऑल इंडिया मेगा लाइव टेस्ट। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट गेट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये टीयर 1 का मॉक टेस्ट आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि ये 200 मार्क्स का 60 मिनट का है। तो सीजीएल का टीयर 1 का ही होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट अपना शुरू करते हैं, स्टार्ट नाउ। चलो भाई देख लो, ऐसा दिखता है नया इंटरफेस। इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं, अगर इसको हटा दे, नहीं यहाँ से कहाँ लगा दे, इसको यहाँ लगा देते हैं। ठीक है। तो भाई ऐसा यहाँ पे ये टाइम यहाँ पे चल रहा है साइड में। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड्स नहीं दिखा रहा, अभी मिनट्स दिखा रहा है केवल। और यहाँ पे आपके पार्ट्स दिखाए हुए हैं, 1 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है। मैथ्स रीजनिंग ऐसे कर करके अलग अलग पार्ट्स दिखाए हुए होंगे। और यहाँ पे ये आपका हर एक पार्ट का इंडिविजुअल दिखा रहा है कि इसमें इतने अटेम्प्ट किए, इसमें इतने। ठीक है। और पार्ट ए का एनालिसिस इस तरह से कि आपने इतने आंसर कर दिए, इतने नहीं आंसर किए। और यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू वगैरह वो सब ऊपर दिया हुआ है, इस बार 7 नेक्स्ट भी ऊपर दिया हुआ है। ठीक है। चलो भाई ये नया इंटरफेस देख लिया आपने। बाकी आप सबको बताएं, मैं पर्सनली तो एग्जाम में क्या करता हूँ, सबसे पहले जीके जीएस, फिर इंग्लिश करता हूँ, उसके बाद रीजनिंग और फिर मैथ्स करता हूँ। ठीक है। जीके जीएस 5 मिनट, इंग्लिश 10 मिनट, रीजनिंग 15 मिनट, और इसमें 28 से 30 मिनट मैथ्स के लिए हम बचा के रखते हैं। ठीक है। तो मेरी पर्सनली ये अप्रोच रहती है। तो मैं इसी तरह से इस मॉक को भी सॉल्व करूंगा। बाकी आप जिस सीक्वेंस में सॉल्व करते हो उस सीक्वेंस में सॉल्व करना। ठीक है। तो पहले जीके जीएस को खत्म करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में देख लेना। एम एस गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? एम एस गोपाल कृष्णन, नो आइडिया। पहला ही क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत में संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन है? संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष कौन है? संसदीय मामलों की एक समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, आई थिंक रक्षा मंत्री है। मैंने कई बार न्यूज़ में देखा ना अभी आपने कि संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह, ऐसे करके कुछ। शायद यही होनी चाहिए, रक्षा मंत्री आई थिंक। नेक्स्ट। अबे यार ये क्या हो रहा है? 7 नेक्स्ट। अच्छा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय सवाना, अर्ध शुष्क, तो सहारा तो शुष्क मरुस्थल है। कटंगा का पहाड़, अफ्रीका, पठार सॉरी, मरुस्थल की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होना चाहिए ना। वो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र, साहेल अर्ध शुष्क में आता है आई थिंक। ये पीवाईक्यू में आया हुआ है शायद, पर यहाँ पे तो यही पूछा है ना, अर्ध शुष्क। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? बहुत बार आया हुआ, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू किया गया था इसको। 2024 में राज्यसभा में बॉयलर्स विधेयक 2024 किसने पेश किया? ये भी लगातार मॉक में आया हुआ, और इससे ये शायद पीवाईक्यू में भी आया और रिसेंट में भी आया था। ये शायद आरपीएफ या जीडी में आया था, किसी में भी रिसेंटली आया था, 2025 में आया था शायद। बॉयलर्स विधेयक किसने पेश किया? पेश किसने किया होगा ये? उद्योग मंत्री ने ही किया होगा, है ना। और ये भी पूछा था कि किसका जो पहले जो था वो 1923 का था, इसका स्थान लेगा ये 24 वाला।
अरे यार इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ना, टाइम खराब होगा, थोड़ा तेजी से चलते हैं। ओलंपिक ध्वज में हरे रंग की रिंग किसको दर्शाती है? हरे रंग की जो रिंग है वो किसको दर्शाती है? ऑस्ट्रेलिया को दर्शाती है। यूरोप को कौन सी वाली दर्शाती है? आई थिंक ब्लू। ब्लू यूरोप, और अफ्रीका ब्लैक, अमेरिका रेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है? ग्रीन ना, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से डैश देसी रियासत के कितने थे? 93 थे। ठीक है, आसान सा सवाल, सबको पता होना चाहिए। साइना नेहवाल ने किस वर्ष व्यक्तिगत महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक जीता था आपका 2012 का, आई थिंक कौन सा था? लंदन ओलंपिक था। सबको पता होगा, आसान सवाल। कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? कौन सा फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस से संबंधित नहीं है? उज्ज्वला योजना, तो उसमें तो फ्री सिलेंडर, गैस सिलेंडर, तो उसमें फाइनेंस थोड़ी दिया जाता है, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए ना। जनधन योजना फाइनेंस से संबंधित है। जीविका क्रांति पथम कार्यक्रम, आई थिंक उज्ज्वला योजना तो सामाजिक कल्याण वाली योजना होनी चाहिए ना, माइक्रो फाइनेंस तो नहीं होना चाहिए। भारतीय कर्नाटक गायक और भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार हैं आपके सुब्बुलक्ष्मी जी। इनके बारे में न जाने कितनी बार, और शायद कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें इनके बारे में ना पूछा गया हो। MS सुब्बुलक्ष्मी ही एकमात्र पहली कलाकार है, एकमात्र नहीं पहली कलाकार है जिनको भारत रत्न और मैग्सेसे दोनों पुरस्कार मिले हैं। प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किसने किया था? मगध ने। जो उसकी सफलता थी उसका मेन कारण भी यही था। डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार की किस पहल के अनुरूप है? डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश से प्राप्त वर्मी कंपोस्ट को सर्वोत्तम पारिस्थितिकी रूप से प्राप्त खाद माना जाता है, तो किससे प्राप्त? केंचुओं से जो प्राप्त होती है वर्मी कंपोस्ट, ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है। मुंडारी नृत्य, मुंडारी जो है वो एक जनजातीय नृत्य है, और कहाँ किया जाता है ये आई थिंक झारखंड में किया जाता है। आसान क्वेश्चन है आज जीके जीएस के। NFHS 2015-16 के अनुसार भारत की वर्तमान कुल प्रजनन दर, ऐसे फैक्ट जो आपको रटे हुए होने चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये कुल प्रजनन दर कितनी है भारत की? 2.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर तुर्की के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजाओं के विरुद्ध उनकी सफलता का सबसे छोटा कारण है? मध्य एशिया के मैदानों में घोड़ों की बेहतरीन नस्लों की उपलब्धता, बिल्कुल सही। वहां पे घोड़े थे, घोड़ों को जो भारत में लेके आए थे ये मध्य एशिया से तो लेके आए थे तुर्की। लोहे जैसी धातुओं का व्यापक उपलब्धता, सफलता का कारण पूछा ना तो पहले ही होना चाहिए, अब दूसरे को पढ़ना ही क्यों है। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट की जांच की और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, और उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलेरिया की खोज किसने की भाई? अभी तो नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1819। कौन सी कृषि क्रांति मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तनों पर केंद्रित थी? नीली क्रांति जल से रिलेटेड, पीली सरसों वरसों ये तिलहन से रिलेटेड, गुलाबी श्वेत दूध से रिलेटेड। तो गुलाबी जो थी वो मांस वगैरह से रिलेटेड थी। ठीक है, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल डैश तत्व मौजूद हैं। प्रकृति में कितने तत्व हैं? सारे स्किप नहीं करेंगे, इसको सी मार देते हैं, तुक्का है ना। हाँ, सुमेलित करना है इसको, ठीक है। सुमेलित करो भाई। सिद्ध। रेटिनॉल, तो आंख से संबंधित कुछ ऐसे होता है ना, रेटिना वगैरह, तो विटामिन ए से होना चाहिए फोर्थ। तो फोर्थ होना चाहिए ए का, सॉरी डी का, किसका होना? हाँ, सी का 4 होना चाहिए, सी का 4, ये ऑप्शन खत्म। और एसिड, विटामिन सी जो है वो खट्टे वगैरह चीज़ों में होता है, तो आई थिंक सी का 1 होना चाहिए, विटामिन सी का ए होना चाहिए, सी का ए, सी का, सॉरी डी का ए, डी का ए, ये ऑप्शन खत्म। थाइमीन, राइबोफ्लेविन, थाइमीन, आई थिंक B1 को ही थाइमीन कहते हैं ना शायद, B1 को ही थाइमीन कहते हैं आई थिंक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। किस भारतीय शहर में PM 2.5 का स्तर सबसे अधिक दर्ज किया गया है? विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया है। सबसे प्रदूषित कौन सा? हमारे दिल्ली के अलावा कोई हो सकता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण सूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? साइंस के तो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
1742 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में डैश की नियुक्ति ने भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत की। तो फ्रांसीसी डुप्ले डुप्ले काफ़ी फेमस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर, और इसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था फ्रांस की कंपनी के लिए। ठीक है। कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कितना क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए इसमें? 21 अटेम्प्ट किए, 4 नहीं किए। ठीक है। अब इंग्लिश देखे कहाँ पे है? इंग्लिश तो इंग्लिश, अरे यार 9 मिनट हमने इसमें ले लिए। क्या बोला इसने? चूज द एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन इन द। भाई इंग्लिश मत देखना मेरी, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा गंदी है। ठीक है। और कुछ नहीं कह सकता। कंसेंशियस, कंसेंशियस क्या होता है? सिनोनिम बताना है इसका। कंसेंशियस मतलब आई थिंक ऑनेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। पास ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, तो पेरेंट से चाइल्ड में आना, तो इसको कहते हैं वंशानुगत यानी हेरिडेटरी। ठीक है। ये तो आसान सा सवाल। अच्छा, जेनेटिक्स भी ऑप्शन में दे रखा है, तो इस पर क्लिक मत कर देना। ठीक है। एक बार मैं ऐसे सवाल गलत कर चुका हूँ उसको। यू कांट डिफेंड द रूपी एट अ पर्टिकुलर लेवल बिकॉज दैट वुड बी स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड विच इज नॉट पॉसिबल इन फ्रेज। ईडियम का मतलब बताना है स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। टाइड, तो स्विम अगेंस्ट द टाइड मतलब होता है किसी प्रचलित बात के विरुद्ध जाना। वेरी स्मूथली तो नहीं होगा। रेसिस्ट हो सकता है, सपोर्ट तो नहीं होगा। रेजिस्ट प्रीवेलिंग ओपिनियन, हाँ मतलब जो पहले से कोई मौजूद है उसको ओपिनियन को अखंडित करना। सुनीता हैड टू वेट द सफदरगंज हॉस्पिटल फॉर 2 hours डैश हर टर्न कम टू मीट द डॉक्टर सिंस हर फोर आफ्टर अनलेस हर टर्न, जब तक उसका टर्न ना आए शायद ये हो। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताना है भाई? इनडायरेक्ट स्पीच, तो हु शी सेड टू हर ब्रदर। शी सेड टू हर ब्रदर में शी आस्क्ड हर ब्रदर, तो ये तो खत्म। हु डू यू थिंक विल विन द बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड दिस ईयर? हु डू यू थिंक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हु डिड तो नहीं आना चाहिए। हु ही थॉट वुड विन द, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। PQRS, तो भाई PQRS तो यार टाइम खराब करते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे इसको, है ना। बॉस डिसलाइक्ड हर recalcitrant एटीट्यूड। बॉस डिसलाइक करता है उसका recalcitrant एटीट्यूड। अनरूली कंप्लेंट एटीट्यूड तो नहीं होना चाहिए। इंट्यूटिव, इंट्यूटिव तो अच्छा पॉजिटिव शब्द लग रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। एरेटिक और अनरूली, अनरूली मतलब अनियम शायद होना चाहिए, तो डी के साथ जाते हैं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिव फॉर्म, तो हैव ऑल द बिल्स बीन वेरीफाइड बाय समवन, तो हैव्स ऑल द बिल्स, तो समवन पहले आ जाएगा, समवन के साथ हैज आएगा, तो ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा। हैज समवन वेरीफाइड ऑल द बिल्स, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी नीडेड अ ब्रेक देन बिकॉज शी हैड सॉल्व्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स द ऑल मॉर्निंग। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑल मॉर्निंग। ब्रेक देन बिकॉज शी हैड सॉल्व्ड, देन तो नीडेड आएगा। ठीक है, हैड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑल, या तो ऑल द मॉर्निंग आएगा या फॉर ऑल मॉर्निंग आना चाहिए ना, तो ये ऑल मॉर्निंग मुझे गलत लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट देखना है इसका, तो टू कीपिंग द फोटो इन फ्रंट ऑफ हर, टू कीपिंग द फोटो इन फ्रंट ऑफ हर, कीपिंग द फोटो आना चाहिए ना, कीपिंग द फोटो इन फ्रंट ऑफ हर। द नंबर ऑफ बैंक करप्सीज वॉज स्पेशली हाई, क्या बोला? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसकी, बैंक करप्सीज, करप्सीज की, बैंक करप्सीज, बैंक करप्सीज, सही तो लिखा है। बैंक करप्सीज, बैंक करप्सीज, बैंक करप्सीज, करप्सीज तो शायद ये होगा, अगर ये सही नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनिम बताना है आपको। डिलेट, डिलेट
ने क्या लिखा है, ये सब क्या फालतू चीज़ें हैं, वो कैब वगैरह। वेरेशियस का बताना है आपको सिनोनिम, वेरेशियस का क्या होगा। यार ये सब वो कैब गंदी चीज़ होती है। द पर्सन इन रेग्ड क्लोथ्स स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट इज अ डैश मैन। रेग्ड क्लोथ्स में बैठा है तो होमलेस ही होगा ना। अरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mechanical engineering students from IIT Madras have developed an unnamed sailing boat that can reach any given destination highly autonomously. Verbally तो नहीं होना चाहिए ना, collaboratively collaboratively। इतनी गंदी इंग्लिश है मेरी, आप समझ सकते हो। रीच एनी डेस्टिनेशन हाईली ऑटोनोमसली, यानी खुद से पहुंच सकती है, शायद ये होता हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्रॉस अ ब्रिज व्हेन यू केम टू इट, क्रॉस अ ब्रिज व्हेन यू केम टू इट, अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाते हो तो उसका समाधान निकालो, डरो मत उससे, ऐसा होता है इसका मीनिंग। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू क्रॉस अ ब्रिज सेफली, नो ऑल द डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज लाइक टू बी फेस्ड एंड बी प्रिपेयर्ड, ये हो सकता है। डील विद समथिंग व्हेन इट हैपेंस एंड नॉट वरी अबाउट इट बिफोर हैंड, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल लेट यू नो अबाउट इट एज सून एज वी, आई विल लेट यू नो अबाउट इट एज सुन एज पॉसिबल, तो एज सुन एज वी केम टू, तो ये वाला गलत होना चाहिए, एज सुन एज वी आना चाहिए आई थिंक। वी सॉ येलो कलर्ड बस फुल ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रंस, तो इसका आएगा क्या, येलो कलर्ड ही तो आएगा, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड द नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड, बेस्ट एंड नोबलेस्ट दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, शायद गलत हो। ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड नोबल क्वालिटी, शायद, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूजेस ऑफ पावर्स डैश इनसाइड द टेस्टिंग स्पेक्टिकल फ्रेम, द यूजेस ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ, इसमें देख लेते हैं क्या है। पी और क्यू में से पहले क्या आएगा, पी और क्यू में से पहले क्या आएगा। पावर्स फॉर लेंसेज इज क्वाइट कन्वेंशनल फॉर ऑप्टिकल ऑप्टिशियंस, द यूज ऑफ पावर्स फॉर लेंसेज इज क्वाइट कन्वेंशनल फॉर ऑप्टिशियंस, इंस्टेड ऑफ फोकल लेंस पी आना चाहिए पहले, तो ये शायद ना हो। फिर क्यू आएगा, फिर एस और आर में से पहले क्या है। फॉर लेंस इज क्वाइटली convenient for opticians during eye testing and optical ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ, तो आर और एस आना चाहिए, तो पी क्यू आर एस, तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई। कैल्शियम सप्लीमेंट्स कॉमनली आर टेकन बाय, विल बी टेकन बाय, हैव टेकन, कॉमनली हैव बीन टेकन, कॉमनली टेकन बाय वुमन, आर हेल्पफुल, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर हेल्पफुल इन वार्डिंग ऑफ, बाय वार्डिंग ऑफ, इन वार्डिंग आना चाहिए ना, तो इन के साथ तो आई आता ही है, आ सकता है मतलब, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर देन जस्ट, मोर देन जस्ट ग्राम्स अ डे, मोर देन जस्ट अ फ्यू, मोर देन जस्ट अ फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन lead to stomach upset and ever sorry even kidney stones on this cholesterol levels can be dangerous, whoever the doses, level can be dangerous in huge doses to be to those who suffer from in लार्ज डोजेस होना चाहिए, लार्ज तो बड़ा होता है, ह्यूज होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, चलिए, तो इसके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, बहुत टाइम खराब हो गया हमारा इसमें इंग्लिश में। और जीके में ज़्यादा, वो 4 मिनट जो जीके में ज़्यादा चले गए ना, वही जो समझाने में चले जाते हैं ना, वही टाइम खराब होता है। खैर चलो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रीजनिंग की तरफ चलते हैं तेजी से। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। तो
एक छोड़ के एक का है क्या ये? अच्छा, ये एक बड़ा, फिर दो लाइन बड़ी, एक तो अभी एक और आ जाएगा यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे पहले में है, दूसरे में है, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथे में भी है। तो तीसरा तो खत्म हो गया, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है इसमें? ये ऐसे नीचे, फिर ऐसे। तो एक बार नीचे, एक बार ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर आना चाहिए। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तीसरा भी गलत हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ में से एक होना चाहिए। फर्स्ट और फोर्थ में क्या अलग है ये देख लो आप। यहाँ डबल, ये ट्रिपल ओ है या सी है? तो सी ओ, ओ सी, डबल ओ। तो एक बार सी है, फिर खाली ओ है, फिर ओ सी डबल ओ, फिर डबल ओ सी आना चाहिए आई थिंक। तो ये फोर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पूरा करना है आकृति को। तो देखें भाई, मिरर इमेज बना दो इसके सामने। जस्ट कौन सी बनेगी? इधर सामने दिखेगा एक तो। नहीं नहीं, इसकी मिरर इमेज बन, ये वाटर इमेज बनेगी, नहीं मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसके सामने दिख रहा है, ये नहीं, गलत हो जाएगा। बाहर निकला हुआ है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इधर की साइड है, कंप्लीट है, पूरी लाइन है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, क्या बताना है आपको। तो 4 + 7 11, और प्लस कितना, 19, और +30, और 7 37, +67 60, और एक 61। किनका कुछ है क्या? 12, और यहाँ 19 दूनी 38, 18, 12 18 24 है क्या? 7 4 11, 3 5 6, नहीं 4 और 2, हाँ ठीक है, 24 हो गया। तो यहाँ देखो, +12 +18 +24, 6 6 का गैप है, तो अगेन 6 प्लस हो जाएगा, तो +30 आएगा इसमें। तो इसमें +30 होगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ 6 3 91। तो यानी कि इससे अब 91 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 2 11, 219। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ हिरन सांप है, तो ये हिरन है, इनमें से कुछ क्या है, सांप है। सभी हिरन बाघ हैं, तो ये सारे हिरन क्या है? सारे हिरन क्या है? बाघ है। कुछ भेड़िए हिरन है, तो इनमें से कुछ भेड़िए क्या है? हिरन है, भेड़िए कुछ हिरन है, ठीक है। कुछ भाग, हाँ, भाग क्या कुछ बाघ हिरन नहीं है। कुछ बाघ हिरन नहीं, पहली बात तो सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। कुछ हिरन भेड़िए भेड़िए हैं, कुछ हिरन भेड़िए हैं, बिल्कुल सही। कुछ बाघ सांप हैं, तो कुछ बाघ सांप हैं क्या? बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। ये बार बार कर्सर नीचे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा हूँ बार बार, कि यहाँ पे होता था ना पहले 7x। चलो भाई जल्दी से देखें इसमें क्या पूछा। सी जी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी एरा जी एरा, इनका कनेक्शन बताना है, इसको छोड़ दो, ठीक है। सी एंड डी का मतलब क्या है? एंड 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 कहाँ गया भाई? ऊपर चला गया क्या? हम्म। सी एंड डी, सी एंड का मतलब क्या हो गया? ए बी की पत्नी है, तो सी पत्नी है किसकी? डी की, तो डी पति हो गया। डी एट द रेट, ए बी का पुत्र है, तो डी जो है वो पुत्र है किसका? ई का। ई परसेंटेज एफ, ए बी का पति है, तो ई पति है किसका? एफ का, ठीक है। एफ प्लस जी, तो एफ ए बी की माता है, तो एफ माता है किसकी? जी की, ठीक है। तो ये भाई बहन हो गए। पूछा गया इसने सी जी से किस प्रकार संबंधित है, तो जी के भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से पेयर रखने हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले डिवाइड रख के देखो, जहाँ पे डिवाइड कंप्लीटली ना हो उसको मत पुट करो। तो जैसे तीसरे नंबर पे आएगा डिवाइड यहाँ पे, तो 8 और 10 डिवाइड हो पाएगा कंप्लीटली? नहीं, तो इसको हटा दो। सेकंड वाले को पुट करो, सेकंड लास्ट पे आएगा डिवाइड, यहाँ पे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5, तो ये भी डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। जहाँ पे कंप्लीट डिवाइड ना हो उसको पहले पुट ना करें, ठीक है। तीसरे में देखें डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, बिल्कुल हो जाएगा। तो 100 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू, तो 10 8 80, +40 -20, तो कितना हो गया? 40 में से 20 गया, 20 80 100, बिल्कुल सही। तो ये तीसरा वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीन ऑप्शन में से एक ही पुट किया और एक ही वो आंसर निकला। ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। इसको खोलने पे कैसे बनेगा? पहली बात तो ऐसे ऐसे मिरर इमेज बनेगा, तो आमने सामने होने चाहिए, गलत। ये आमने सामने है, ठीक है। फिर इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है, ये सही लग रहा है। बाकी और देख लेते हैं, ये आमने सामने है क्या? नहीं, ये है आमने सामने, बट
इसका मिरर इमेज यहाँ बनना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो के अपोजिट क्या आएगा? दो के अपोजिट बताना है आपको। दो ये रहा, और इसमें तीन कॉमन है, और कुछ है क्या? छः भी कॉमन है। तो तीन और छः कॉमन है, तो जो बचे हुए होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो दो के अपोजिट क्या हो जाएगा? पाँच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने आयत हैं इसमें? तो भाई काउंट कर लो, एक पूरा बड़ा वाला हो गया एक, एक ये वाला दो, ठीक है, एक ये वाला तीन, चार, एक ये पाँच, एक ये छः, एक ये सात, एक ये आठ, आठ और कहीं दिख रहा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, तो आठ ही दिख रहे हैं भाई इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ए से जी प्लस सिक्स, जेड से एफ प्लस सिक्स, डब्ल्यू से सी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी प्लस सिक्स हो गया। ठीक है, एल से प्लस सिक्स, तो के एल बारह प्लस छः 18, तो कितना आ जाएगा? एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो आर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, एस से प्लस सिक्स, एक्स एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई आ जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे पेयर रखना है साइन का, तो चेक करिए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो कंप्लीटली हो जाएगा कि 5/25, पाँच पंजे, हाँ ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इंटू भी है ना। तो 5/25 इंटू पाँच प्लस 11 माइनस 9, 23 हो जाएगा क्या? 5, 25, एक, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, तो 23 तो नहीं बन पाएगा ये। ठीक है, तो सेकंड वाला देखो, यहाँ पे रखता हूँ डिवाइड, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 5 गुना 25/5 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 11 प्लस 9, तो 25, 11 में से 9 गया, 2 माइनस का, तो 23 बचेगा, बिल्कुल सही। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्रिकेटर अमीर हैं, तो सारे क्रिकेटर क्या हैं? ये अमीर हैं। कुछ अमीर भारतीय हैं, इनमें से कुछ भारतीय हैं। सभी भारतीय ईमानदार हैं, तो सारे भारतीय क्या हैं? ईमानदार हैं। ठीक है, सभी भारतीय क्रिकेटर हैं, तो सारे भारतीय क्रिकेटर हैं, क्या डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। कुछ क्रिकेटर ईमानदार हैं, तो क्रिकेटर और ईमानदार का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं, क्रिकेटर और ईमानदार का तो डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, तो ना तो एक होगा ना ही दो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी, तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 3:8, तो वर्तमान आयु जो है वो 8 का मल्टीपल होगी, और 8 के सारे मल्टीपल हैं इसको छोड़ के, तो ये तो नहीं होगी। तो सीधी ऑप्शन से पुट करना, मैं तो शुरू कर दूंगा। तो लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु, वैसे भी इससे भी कर सकते हो आप, देखो 5 रेशियो आ जाएगा। खैर चलो ऑप्शन से पुट करके बताते हैं। तो अगर उसकी माँ की वर्तमान आयु 40 है, तो 8 पंजे 40, तो 5 दिया 15, तो 40 वर्ष आज है इसकी माँ की आयु, बच्ची की 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष पहले बच्ची पैदा हुई, तो 15 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी होगी? हाँ 25 होगी। यही बोला इसने कि उसकी जब जन्म हुआ उसका, तो उसकी आयु 25 वर्ष थी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करके 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आसान ऐसे भी था कि इनका जो डिफरेंस है वो भी आप देख सकते थे कि 3 यूनिट पहले जाएगा तो ये 0 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिया हुआ था। तो इस वक्त इसकी आयु कितनी है? 25 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 दी हुई है, 5 पंजे 25 हो जाएगा। और क्या पूछा है? वर्तमान आयु, तो 5 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब, तो ऑप्शन से चेक करेंगे आप पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ तो जी आना चाहिए ना, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद देखो डिफरेंस किस चीज़ का, एन आई आई ओ, अच्छा एस का डिफरेंस है। एस यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, तो एस कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना, सीधा एस थोड़ी बन जाएगा, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ये वाली आकृति किस में निहित है ये बताना है, तो ये किस में निहित है? यहीं पे दिख रही है मेरे को, तो किस में निहित है ना पूछा है ना, सन्निहित है, तो पहले वाले ऑप्शन में ही है, बाकी सब देख लो ऑप्शन, इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें भी नहीं है, तो पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो एम को एस लिखा जा रहा है, तो MNOPQRS, तो 3 और 3 6 +6 हो गया। ए का अपोजिट हो गया, टी का प्लस हो रहा है क्या?
LMNOPQRST प्लस 8 हो गया, R से E। तो फर्स्ट से फर्स्ट का लॉजिक तो नहीं है, तो फर्स्ट से लास्ट का लॉजिक देखो, HIJKLM 5 हो गया, प्लस इधर से प्लस 5, इधर से अपोजिट K से T। तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन नहीं दिख रहा मुझे, तो अब मैं सीधा क्या करूँगा, रैंडम चेक करूँगा। तो M को S, रैंडम तो तब देखूंगा ना मैं जब दो सिचुएशन दी होंगे। यहाँ तो एक ही सिचुएशन दी है, तो मैं कैसे क्रॉस वेरीफाई करूँगा, नहीं कर सकता। तो रैंडम की जगह मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखूंगा, जो कि मुझे नहीं दिख रहा। उसके बाद सीधा मैं पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये, तो ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। अब चेक करने की कोशिश करूंगा, आप लिख के चेक कर सकते हो, है ना। M से क्रॉस चेक करो, RMNOPQR प्लस 5, E से प्लस 5, S होगा क्या, नहीं। तो 5 5 का तो 4 4 का तो पेयर नहीं बनना चाहिए। फिर T 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 2 का, ऐसे बना लो। तो M से L, तो LMSTZA, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पैटर्न मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसे आपको लिखना होता है, SZLREKZH। ठीक है, पहले मैंने 4 4 के पेयर में तोड़ा, तो ऐसे क्रॉस चेक किया, नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको 3 3 के पेयर में तोड़ा, ऐसे शुरुआत लास्ट वाला और बीच वाला। तो अब इसमें पैटर्न दिखा मुझे कैसे, LMSTZA, E और R ऐसे हो गए। अब HIKLZA, ठीक है। तो 3 3 के पेयर में पहले इसको तोड़ लो, तो यहाँ से ऐसे कर लो क्रॉस, तो ये +1 आएगा, है ना। तो TU आएगा शुरुआत में, तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या आएगा, DE, तो D आएगा थर्ड नंबर पे, तो यहाँ थर्ड नंबर पे D है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 कर्मचारी हैं, गोलाकार मेज, एक गोलाकार मेज है भाई, 7 कर्मचारी बैठे हैं इस पे, बैठा दो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठ गए। अनिल राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, पता नहीं कहाँ बैठा होगा। राम साहिल के दाएं से दूसरे, तो साहिल, साहिल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, राम। राहुल, साहिल और सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है, साहिल और सोहन यहाँ नहीं आ सकता, तो सोहन यहाँ आएगा। और इसका पड़ोसी कौन है दोनों का, राहुल। राहुल के बाएं से दूसरे, यानी कि यहाँ पे कौन है, अब देखें। और कोई कंडीशन है कि अनिल राम और सोनू दोनों का पड़ोसी है, राम और सोनू दोनों का पड़ोसी कौन है, अनिल। पूछा क्या है, राहुल के बाएं से दूसरे, राहुल के बाएं से दूसरे पे तो सोनू है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या आएगा, H से A, तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ से चेक कर लूँ। M से T, तो 13 से 20 प्लस 7, 20 से 7 27 प्लस 7, 1 7 8 प्लस 7 हो रहा है। तो यहाँ से -7 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7, सॉरी 6, 7 माइनस करना है। तो से 6 और 7 13, 7 7 प्लस हो रहा है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, F होगा। F में +6 किया तो M आ गया, तो F आएगा। ये ऑप्शन खत्म, ये दोनों ऑप्शन खत्म। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में अलग क्या है, इन दोनों में अलग है लास्ट वाला। तो C से I, तो 3 से 9, 6 प्लस 9 और 6 15, 15 और 6 21 और 6 27, यानी कि A आएगा। तो ये ऑप्शन भी खत्म, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। AX, तो यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, ठीक है। और AX के पहले Z है, तो यहाँ लास्ट में Z आएगा, तो लास्ट में तो Z है ही नहीं। 1 2 3 तीसरे नंबर पे X, तो यहाँ पे X भी नहीं है। शुरू में तो B ही आएगा, ये तो तय हो गया, क्योंकि सारे ऑप्शन में B है। तो ये क्या हो गया, CBA XZ, यानी कि यहाँ पे कहीं Y होगा शायद। ABCXYZ, ABCXYZ, ABC, ऐसे आना चाहिए। तो BY, ये दोनों ऑप्शन खत्म, BY, फिर B आएगा, फिर Y आएगा, फिर B आएगा। सेकंड वाला करेक्ट हो गया। तो ऐसे पैटर्न भी आते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस होगी तो आप पहचान पाएंगे, ठीक है। ABCXYZ को पजल करके दे रखा है। क्लाउड को ऐसे लिखा गया, तो भाई चेक करो जल्दी से। C से D, LMO का क्या कर दिया, U कर दिया, U का A कर दिया, D का E। तो O और U को ही चेंज किया। O और U क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, तो इनको चेंज किया है कैसे, U और A में। तो O के बाद U आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसने चेंज कर दिया। AEIOU होता है, तो O के बाद इसने लिख दिया U, यानी कि अगला वाला वॉवेल लिख दिया, और फिर U के बाद अगला वाला वॉवेल A लिख दिया। इसमें देखें, चेक करें, WXHI
और आई के बाद कौन सा वोवेल आ रहा है, ओ, तो ये लिख दिया। टी यू, ई के बाद वोवेल कौन सा आ रहा है, आई, बहुत सही। डब्ल्यू एक्स, ए के बाद वोवेल आएगा ई, तो ये ऑप्शन खत्म। टी के बाद यू, ये ऑप्शन खत्म। ई के बाद कौन सा वोवेल आएगा, आई, तो आई आ गया। उसका आर के बाद एस आएगा, तो ये खत्म। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम को चुनना, आउट वन आउट छाटना है, बहुत कम टाइम बच रहा है यार, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है आज। विषम, माइक्रोस्कोप, दूरबीन सेम चीज़ें हो गई हैं, तो पेरिस्कोप, परिश्रावक। पेरिस्कोप भी तो देखने वाली होता है ना, आई थिंक। तो डी ही अलग होना चाहिए, पता नहीं क्या है ये। तीनों चीज़ें देखने वाली हैं। ऑड वन आउट छाटना है, तो जे के एल एच आई जे के डी ई एफ जी वाई जेड ए बी, सब में +3 है लास्ट वाले पेयर में, इसमें +2 है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तितली, कैटरपिलर, भेड़। और तितली का जो बच्चा होता है वो कैटरपिलर कैटरपिलर होता है, तो भेड़ का बच्चा कौन होता है, मेमना होता है। बकरी और भेड़ का बच्चा मेमना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें डिक्शनरी की फॉर्म में बदलना है इसको, तो देखें। पहले 2 और 5 में से क्या आएगा, 2 और 5 में से MALMN, तो LMN आता है, तो पहले 2 आएगा, 5 खत्म हो गया, तो 5 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 5 में से क्या आएगा, पहले 4 और 5 में से देखो, MANA MANI, तो 5 पहले आएगा, तो 4 भी खत्म। उसका 3 और 4 में से क्या आएगा, 3 और 4 में से देखें, MASMAN, तो N पहले आएगा, तो 4 पहले आएगा, 3 खत्म, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने माप वाली एक सोने की एक ठोस ईंट को पिघलाकर एक घनाकार आकार में परिवर्तित किया गया, जिस घन की विमा के बराबर है। घन की विमा डैश के बराबर है। एक घनाकार ईंट है, उसको पिघला के घनाकार, सॉरी, एक ईंट है तो वो घनाभ आकार होगी, ऐसी ईंट होगी, ठीक है। इसको पिघलाकर एक घनाकार उसमें बदला गया, तो उसकी विमा कितनी होगी। देखो, जो ईंट को पिघलाएंगे तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो इसका जो वॉल्यूम होता है घनाभ का, वो बराबर होगा इसके वॉल्यूम के एक ही क्यूब के बराबर होगा। तो उसकी विमा कितनी आ जाएगी, एक विमा के क्यूब के बराबर ये है, तो इसको तोड़ो जल्दी से, क्यूब्स में तोड़ो। तो 27 लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18। इसको 16 × 3 = 48 लिख सकता हूँ, तो 9 × 3 = 27, तो एक क्यूब हो गया, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 8 दूनी 16 लिख सकता हूँ, तो 8 एक क्यूब हो गया यहाँ से। और यहाँ से भी मैं 8 दूनी 16 लिख सकता हूँ, तो एक और 8 आ गया यहाँ पे, और ये 2 2 2, एक और 8 आ गया। 9 × 3 = 27 हो ही चुका था, तो ये क्यूब्स आ गए, ठीक है। तो 27 किसकी क्यूब है, 3 की, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये 24 का क्यूब होगा ये जो है। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ पाए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ्स पे आ चुके हैं, जबकि बहुत कम, अच्छा मैथ्स पे आना है ना अब तो हमें। पार्ट सी, ठीक है। एक आदमी स्थिर पानी में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चलाता है। धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो नाव की गति x और धारा की गति y। दो स्थानों के बीच की दूरी इतनी है, तो ज्ञात कीजिए उसे धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों यात्रा बतानी है। और 117 किलोमीटर दूरी है, तो एक बार वो धारा के साथ जाएगा, यानी x + y कितना, 13। और एक बार वो धारा के अगेंस्ट जाएगा, यानी कि x - y, यानी कि 9 हो गया। तो 13 × 117, 9 × 9 = 27, तो 13 और 7 20 और 2 22, तो 22 घंटे लगेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो भाई एक त्रिभुज है ABC जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तीनों भुजाएं बराबर हैं। डी और ई क्रमशः AB और AC पर ऐसे बिंदु हैं, DE BC के समांतर है, तो भाई डी और ई AB और AC पर बिंदु हैं और ये समांतर हैं, ठीक है, ठीक है। BC की लंबाई के आधे के बराबर है, और BC के समांतर है, और BC की लंबाई के आधे के बराबर है। क्या बोला है, DE BC के समांतर है और BC की लंबाई के आधे के बराबर है, तो DE जो है वो इसकी लंबाई के आधे के बराबर है। तो अगर ये आधा है, अगर ये x है तो ये 2x होगा, इसके आधे के बराबर है, ठीक है। AD + CE + BC बराबर इतना है, तो चतुर्भुज BCED का परिमाप बताना है आपको। तो क्या क्या दे रखा है भाई, समबाहु त्रिभुज है, तो ये 2x माना, तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है। डी और ई क्रमशः AB और AC के ऐसे बिंदु हैं, DBC के समांतर, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। लंबाई के आधे के बराबर है, ठीक है। तो पहली बात तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, है ना। ये एक छोटा वाला ADE जो है वो ABC के समरूप होगा, और ये x है, ये 2x है, यानी कि छोटे वाले और बड़े वाले का जो रेशियो है साइड्स का, वो 1:2 है। तो छोटे वाले और बड़े वाले जो त्रिभुज है ये समरूप हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ADE और ABC जो समरूप हैं, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो x/2x, यानी कि 1/2 है। तो अगर छोटे वाले की साइड 1 है तो बड़े वाले की 2 होगी,
और इस बड़े वाले की साइड ये पूरी 2 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, एक एक्स हो जाएगी और ये भी एक्स हो जाएगी, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी। इसने दिया है ए डी प्लस सी ई प्लस बी सी, तो ए डी कितना है एक्स प्लस सी ई कितना है एक्स प्लस बी सी कितना है 2x बराबर कितना है 30, तो 4x बराबर 30 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 7 28 4 5 20, तो x बराबर आ गया 7.5। पूछा क्या इसने बी सी ई डी, तो बी सी ई डी का जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 और 2 5x, तो 5x हो जाएगा, तो 7.5 इंटू 5, तो 5 5 25 35 और 2 37, 37.5। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, महिला कर्मचारियों का इतना है, कुल औसत वेतन इतना है। जैसे ही मेरे को दो अलग अलग दिखे और एक कुल दिखा, तुरंत मेरे को एलिगेशन आ गया दिमाग में, मेल फीमेल। मेल का वेतन है 520, फीमेल का आ गया 420, इनका आ गया ओवरऑल 500, तो ये कितना 20, ये कितना हो गया 80, ये कितना आ गया 1:4। पूछा क्या है पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना होगा, तो पुरुष और महिला 4:1। अच्छा इसने डायरेक्ट दे रखा है 80:20, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार द्वारा दोस्त को 12% की हानि पर फर्नीचर बेचा जाता है, लेकिन दोस्त उस फर्नीचर को इतने रुपए में बेचकर 17% लाभ कमाता है, तो दुकानदार के लिए फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या है। तो दुकानदार ने कितने में खरीदा था, दुकानदार ने माना एक्स में खरीदा था और अपने दोस्त को 12% की हानि पर बेचा, यानी कि इसके 88% पर बेचा, है ना, 12% के लॉस पे बेचा। फिर दोस्त ने इस इतने रुपए में खरीदा और इस पर 17% का लाभ कमाया, यानी कि इसने 117% में बेचा और कुल मिला के वो कितने में बेच दिया, इसने इतने में बेच दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब काट पीट कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 एकम 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये कितना हो जाएगा 1200, ये है। तो ये इधर चला गया 25 और 50, 25 इंटू 50 इधर चला गया और नीचे क्या क्या आ गया 11 इंटू 117, तो 11 से कटेगा क्या, ये कटेगा 11 से, 6 और 2 8 और 1 9, बिल्कुल कटेगा। 11 99, 3 बचा 11 तिया 33 और 6 बचा 11 छिका 66, तो 11 से खत्म। अब ये 13 निम्मा 117, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 9 अट्ठे 72, 25 अट्ठे 200 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 0, 10,000। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ये पूछा है ना फर्नीचर का, हाँ ठीक है। एक्स वाई जेड बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये है, क्यूब दे रखी है। तो इसमें फॉर्म आइडेंटिटीज ही लगानी पड़ेंगी या फिर वैल्यू पुट कर सकते हो क्या आप, स्क्वायर भी देखना पड़ेगा। तो वैल्यू पुटिंग में इतना टाइम लगेगा, इतने में तो आप आइडेंटिटीज से कर दोगे। ठीक है, जैसे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब दिया हुआ है, इसका रूप पूछा है, आपको पता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब -3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये दिया हुआ है हमें, ये पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे आप, इसका स्क्वायर कर दो होल स्क्वायर, है ना, ऐसे होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स, ये तो होता है होल स्क्वायर। इसका बराबर कितना आ गया 121। ये कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 दे रखा है, तो इधर जाएगा 133 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3 में से गया 2 12, है ना, 2 1 3 3, तो माइनस का 12 बचा, 133 घटा रहे हैं इसमें से। और ये क्या है, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 6 12 माइनस का 6 आ गया, ये क्या ये, तो यहाँ पे माइनस का 6 रख देंगे, तो इसको मिटा दें जल्दी से। ठीक है, यहाँ माइनस का 6 रख दिया, अब रखते हुए चलो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 881 माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना आ गया है 11, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना 133 माइनस माइनस 6 यानी कि +6 हो गया, तो ये कितना आ गया 39, तो 11 इंटू 139, तो 11 99, 11 33 और 10 43, 2 42, 4 11 कम 11 4 15, ये 8 से 81 इधर आ जाएगा, 9 में से गया 8 और 12 में से 8 गया 4, 8 और 6 14, तो 648 आ गया, -3xyz 648 आ गया, तो अपॉन में 3 आएगा, तो 3 दूनी 6, 3 हम 3 6 18, तो माइनस का XYZ कितना आ गया -216 और इसका क्यूब रूट पूछा है,
तो माइनस के 216 का क्यूब रूट क्या होगा, माइनस का 6 होगा ना, तभी तो इसकी क्यूब आएगी 216। तो -6 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्श रेखाएं हैं ये सब, और क्या दिया, ए बी की वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू दी है, बी सी की वैल्यू दी है, और सी डी की वैल्यू दी है, डी ए की वैल्यू दी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इस तरह का एक डायग्राम होता है, हालांकि आपको पता है ये दोनों टेंजेंट है, अगर ये ए है तो ये ए हो जाएगी, ये बी है तो ये बी हो जाएगी, ये सी है तो ये सी, ये डी है तो ये डी हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों का जो सम होगा ना, यहाँ पे ए बी और सी डी आ गया, अगेन यहाँ पे भी ए डी बी सी, यानी कि चारों चीज़ आ गई। तो इसमें इस तरह के फिगर में आपको डायरेक्ट एक चीज़ याद रखनी है कि आमने सामने की जो भुजाओं का सम है वो इनके बराबर होगा, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा आपका ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, तो इनकी वैल्यू दी हुई है, ए बी बराबर इतना है तो 5x-1 प्लस सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5x+3 बराबर ए डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए डी की वैल्यू दी है 4x+2 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी सी है 5x+5। उसको कर दो जल्दी से, 10x+2 बराबर 9x+7। तो इधर गया तो एक एक्स बचा बराबर 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, एक्स आ गया 5। अब निकालना क्या है आपको, बी क्यू प्लस डी आर दिया हुआ है 38, तो बी क्यू प्लस डी आर दिया हुआ है 38, क्यू सी का मान बताना है, इसका मान बताना है। तो बी सी अगर मैं निकालूं तो बी सी कितना आ जाएगा, 5×5 = 25 और 5 30 आ गया। बी सी अगर 30 है, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, मतलब एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो ये ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 - ए। और अगर ये है तो सी डी कितना है, सी डी है 5x+3, तो ये कितना हो जाएगा, 25×3 = 28, ये हो जाएगा 28 - ए। ठीक है, तो ये पूरा दिया हुआ है आपको कितना, ये पूरा दिया हुआ है आपको 28 - ए प्लस ए बी क्यू, अच्छा बी क्यू दिया हुआ है, सॉरी, बी क्यू कितना आ गया हमारा 30 - ए प्लस डी आर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 28 - ए बराबर 38। तो ये कितना हो जाएगा, 50 58 - 2a बराबर 38, ये 2a बराबर इधर आ जाएगा 38 48, 2a बराबर आ गया 30 58 38, इधर आ गया कितना बचा, ये 20 बचा, तो a बराबर आ गया 10। और पूछा गया था क्यू सी, तो क्यू सी बराबर आ गया आपका 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी लेंदी पेपर हो गया यार आज तो, ये बराबर ये -b, ए प्लस बी का मान क्या होगा। पहले इसका हर का परिमयकरण कर देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, √11 - √7 अपॉन में ये ए प्लस बी है, यहाँ पे a - b आ जाएगा, है ना, 11 - √7 आ जाएगा, तो a² - b² हो जाएगा, तो 11 - 7। अभी a - b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² प्लस b² -2ab, तो 2a × b यानी कि √77 बटे में 4। ठीक है, बराबर कितना है, a - b √77, देखो 77 की फॉर्म में तो आ गया, ये कितना बन गया 18 - 2 √77। तो 4 से काटना है इसको भाई, तो काट दो, डायरेक्ट काट दो दोनों को, 4 से 0.5 बार में जाएगा, और ये 4×4 = 16, 4×5 = 20, तो ए ये आ गया, बी √7 ये आ गया, √77 आ गया। पूछा गया a प्लस बी, तो 5 आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर दिया हुआ है, एक्स और वाई का मान बताना है आपको, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई का मान बताना है। ठीक है, क्यू टी लंब है पी आर पर, तो क्यू टी लंब है, ये 90 हो जाएगा पी क्यू आर पर। ठीक है, तो ये 90, ये 40, 9 4 13, ये कितना हो गया 50, ये अगर 50 है, 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 30 80, ये हो जाएगा 100, ये 100 है तो ये कितना आ गया 80। तो 50 और 80 ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 810 सेंटीमीटर वाले एक गोलाकार बेसन के लड्डू को 90 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलाकार लड्डू में तोड़ा जाता है। सभी छोटे लड्डुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े लड्डू के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो कितने लड्डू बनेंगे तो देखना पड़ेगा ना, सभी छोटे लड्डुओं के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े लड्डू के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। तो 810 सेंटीमीटर वाला जो लड्डू है उसको तोड़ना है। पहले तो जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा 4/3 पाई r³ r³ बराबर n लड्डू है इंटू में 4/3 पाई, r³ कितनी हो जाएगी 90 × 90 × 90। ठीक है, तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल, ये 90 जो है वो नीचे आ जाएंगे, 90 90 90, यहाँ पे भी r³ आएगी ना, तो 1 2 3 0 खत्म, 9 9 81, 9 9 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 729।
यानी कि 729 छोटे छोटे लड्डू बनेंगे, छोटे छोटे, ठीक है। तो 729 लड्डू बनेंगे। बोला है सभी छोटे लड्डुओं का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये छोटे लड्डू का हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया इसका छोटे वाले का 90 अपॉन में बड़े लड्डू का, तो बड़ा लड्डू कितना है 4 पाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 810 810, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये तो 9 81 से 81 कैंसिल, और 9 81 9 72 9 81, तो ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 9:1। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। x⁴ y⁴ बराबर ये है x² माइनस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सवाल भाई बहुत बार देखा हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है सीजीएल के, और प्रीलिम्स में भी काफ़ी बार आया हुआ है। जब ऐसे दिया हो ना ये वाली फॉर्म, सेम एज इट इज़, ये वाला फॉर्म भी चेंज नहीं होती, बस नंबर्स चेंज होते हैं। यहाँ पे सेम सवाल आया काफ़ी बार। इसकी वैल्यू होती है x², एक बार ये, एक बार प्लस में x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक बार में x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। बराबर कितना दे रखा है 17 × 6, 17 × 6 102, 17 × 1 = 17 10 27 273/16, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 × 20 और 1 21/4। इंटू में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर इंटू में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 4/21 हो जाएगा। तो 4 × 4 = 16, 21 से कम 21 दिया 63, तो 13/4 आ गया ये। इसकी वैल्यू आ गई 13/4, ठीक है। अब आगे क्या करना होता है इसमें, एक बार इसको प्लस करूँ, तो जब इसको आप प्लस करेंगे x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बराबर दिया हुआ है आपको। एक बार कितना दिया हुआ है ये 21/4, और ये दिया हुआ है आपको 13/4, ठीक है। तो देखो ये खत्म हो गया, तो x² 2x² प्लस 2y² बराबर आ गया आपके पास, प्लस करके 30 34/4, है ना। अब ये क्या है, दो इसमें कॉमन ले लिया आपने, तो x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 2 दूनी 4, 2 एकम 2 7 14, नीचे आ गया 17/4। x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 17/4। अब एक्स वाई निकालें, तो यहाँ पे देखो माइनस कर देंगे सब में, तो ये खत्म हो जाएंगे। माइनस का 2xy बराबर आ जाएगा आपका 13 7 और 1 8/4, यानी कि 2। तो माइनस का 2xy, अब यही करना है, इसमें स्क्वायर करना है इसका। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस 2xy, तो x² प्लस वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास 17/4, माइनस का 2xy कितना है हमारे पास 2, तो +2 आ गया यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 दूनी 8 3 और वहाँ 25/4। अगर इसका होल स्क्वायर 25/4 है, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा √25/4, यानी कि 5/2। ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस दे रखे हैं यार। ये सब दिया हुआ है इसने 12वीं क्लास के, अलग में 800 छात्र हैं, टोटल प्रतिशत दे रखा है, ठीक है। दी गई तालिका में ABCD में 12वीं क्लास की लड़कियों की संख्या दर्शाई गई है, तो BCD में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या, BCD में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 100 200 80 282। खंड ABD में मिलाकर लड़कों की संख्या कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो लड़कियों की दे रखी है। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई 800 छात्र हैं टोटल, और अलग अलग में टोटल छात्र दे रखे हैं, तो लड़कों की संख्या निकाल लो। किस किस में निकालनी है लड़कों की, ABD A B और D में। अगर ए में कितना है भाई, ए में टोटल 20% लोग हैं, और टोटल ये कितना है 800 है ना, 800 है, तो 800 का 20% 16 × 85, तो 160 लोग हैं ए में। क्या यार, ए में टोटल कितने हैं 16 180, सॉरी 160 16 × 85, तो लड़के कितने हो गए 58 लड़के हो गए ए में। बी में कितने लड़के हो जाएंगे, बी कहाँ पे है, बी ये रहा 18, तो 800 का 18%, तो 18 8 144, तो 80 है, तो 8 6 14, ठीक है। और डी में कितने हैं लड़के 17%, तो 17 8 136, तो 136 यहाँ पे टोटल हैं, तो डी में है कितने लड़के, तो 38 लड़के आ गए, ठीक है। तो ये कितने आ गए भाई 8 4 8 8 16 4 20 2 7 6 13 14 15 16 160 टोटल लड़के आ गए। तो इससे लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है ये पूछ रहा है, तो यहाँ से ये कितनी अधिक है इनसे, तो 160 2 और 2 1 122 अधिक है लड़कों से, यानी कि 160 से इंटू में 100 आ जाएगा, तो 20 5 100 20 8 200,
तो 8 से काटे तो 8 एकम 8, 4 इधर के 8 पंजे 40 पॉइंट, ऑप्शन दूर दूर है क्या, और 40 पॉइंट, 2 बचा तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 15.25 इंटू 5, ऑप्शन दूर दूर है क्या, काफ़ी दूर दूर है, तो 15 5 75, 76 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मिनट बचे यार आज तो बस। यहाँ पे क्या बताना है इसमें, बी सी डी, तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, बी सी डी, बी सी डी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताना है। देखो इस वाले कोड को मानोगे तो एक एंगल जो 70 यहाँ बन रहा है 70 यहाँ बनेगा, ठीक है, तो ये 70 70, ठीक है, ये 100 हो गया, ये एंगल पूछा है ना, यहाँ 70 है तो यहाँ कितना बनेगा, इस वाली कोड को लें तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 70 ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 6 वर्ष में 15% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज और उसी राशि पर 18% प्रति वर्ष की दर से 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से इतने रुपए कम है। 6 वर्ष में 15%, 15 छिक्का 90%, 18 निम्न 162%, तो कितना अधिक है, 9 और 7, 72% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 144 जीरो, तो 1% कितनी, 100% की निकालनी है, तो 12 छिक 72, 120 छः दूनी 12, 2000, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार अभी इसको बाद में देखेंगे ना, टाइम बहुत कम हो चुका है। वह सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है जिससे प्रत्येक स्थिति में उन्हें विभाजित कर समान शेषफल देती है। सबसे बड़ी संख्या जो इनको विभाजित करके समान शेषफल देगी, तो सबसे बड़ा ऑप्शन देखो पुट करके जल्दी से, 19 सत्ते 114, सॉरी 19 छिक्का 114, तो 2 शेषफल है, ठीक है, 19 133 2 है, 19 एकम 19, 19 बिल्कुल सही, 19 ही ऐसा है सबसे बड़ा जो इसको विभाजित करके दो दो शेषफल दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ट्रिग्नोमेट्री का अभी आगे देखेंगे ना, टाइम कम है थोड़ा सा, देखते हैं अभी। इसको 25 से विभाजित किया था तो शेषफल क्या होगा, 25 से विभाजित करूँगा तो क्या, 25 से कट गया पूरा तो शेषफल तो जीरो बचेगा, जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, जीरो बचेगा। बैच के 4 साथी ये सब हैं, इतने क्रमशः इतने इतने वर्ष के लिए इतने रेशियो में अनुपात में निवेश करते हैं, तो एम का लाभ इतना, एल का क्या आएगा, एल के एल एम एन ने 4 2 1 4 वर्ष के लिए इतने इतने रेशियो में, अगर के ने 2 रुपये 3 रुपये इन्वेस्ट किए 4 वर्ष के लिए, तो 4 या 12 इन्वेस्ट कर दिया के ने, एल एम एन, और 2 वर्ष के लिए इसने 10 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, 5 दूनी 10, इसने 6 एकम 6, इसने 8 चौक 32, इतने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो एम का लाभ, एम की वैल्यू दे रखी है आपको, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 16, ठीक है। एम का लाभ दे रखा है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इतनी, पूछा किसका लाभ है, एल का लाभ, तो एल का कितना, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 125 पंजे 625, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, समान राशि पर समान समय के लिए समान ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बताना है। अभी इसको भी थोड़ा सा देखते हैं आगे ना, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये, आसान सवाल को देख लेते हैं पहले। ए पी बी सी पर लंबवत है, तो ए पी बी सी पर लंबवत है, ठीक है, ए क्यू कौन, बीस पी ए सी का समद्विभाजक, यानी कि ये बराबर होंगे दोनों एंगल, पी ए क्यू बताना है, पी ए क्यू ये वाला एंगल बताना है। देखो ये 90 है, ये 30 है, ये 30, ये 90 ये 30, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पहली बात तो ये पूरा हो जाएगा 9 3 12, ये 60 हो गया पूरा, और ये 30 30 हो गया, समद्विभाजक है तो ये 9 3 12 120, ठीक है, 30 30 पूछा गया है, पी ए क्यू, तो पी ए क्यू ये तो आ गया 30, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन खंबे को 13 सेकंड में पार करती है, यदि वह 5 मीटर पर सेकंड की गति से ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करती है, 13 सेकंड में पार करती है, यदि वह पार करती है, तो ट्रेन की गति का याद कीजिए, ये 5 सेकंड ट्रेन होता है, हम चल रहे व्यक्ति को, खंबे को 13 सेकंड में पार करती है, 5 मीटर प्रति सेकंड गति से चल रहे ट्रेन के विपरीत चल रहे व्यक्ति को पार करती है, क्या बोला है, व्यक्ति को पार करने में इतना सेकंड लिया, अच्छा व्यक्ति को पार करने में इतना समय ले लिया इसने, अगर मैं ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो डी ट्रेवल करती है, और ट्रेन की स्पीड क्या है एस, तो ये टोटल 13 सेकंड लेती है, ठीक है। उसके बाद 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बच्चा आ रहा है, तो डिस्टेंस टोटल सेम होगा, और विपरीत दिशा से आ रहा है तो S+5, ये टोटल कितनी देर में, ये तो कितना हो जाएगा, ये इधर गया,
डी की वैल्यू यहाँ पे हो गई, देखो दोनों तरफ डी डी की वैल्यू को कंपेयर कर देता हूँ, तो ये हो गया 13s बराबर, ये कितना हो जाएगा सब एक, ये एस प्लस 7 पंजे 5 सत्ते 5 7 5 7 8 5 5 85.5, ठीक है। ये 13s है तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 13, ये इधर आ जाएगा। हम्म प्लस प्लस डी डी को मैंने कंपेयर कर दिया 13s। एक सेकेंड, विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 13 सेकेंड लेता है, 11.7 सेकेंड व्यक्तियों को पार करने में डिस्टेंस, एस +5। ये इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, अरे यार 12 13, 1.3s बचा बराबर 58.5, तो 1.3 पॉइंट पॉइंट कट गया, 13 कम 13 चौका 52, 13 पंजे 65, तो एस बराबर आ गया, स्पीडी पूछिए ना 45, स्पीडी पूछिए ना, हाँ 45 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पिरामिड का क्षेत्रफल निकाल देंगे लेकिन टाइम अभी उतना है नहीं। लो भाई, टाइम की वजह से ही क्वेश्चंस छूट गए हैं, बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं था। हम देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, लेट्स सी। 23 छूट गया, 24 छूट गया। ये देखें क्या है इसमें, ईंधन और भोजन पर कितना खर्च किया गया, ईंधन और भोजन, तो भोजन पे ये क्या है इसका 48%, प्लस ईंधन पे कितना है 10, तो 58% इसने खर्च किया, कितने का 35,000 का। तो 58%, 2 जीरोस खत्म, तो 58 इंटू ये करना था आपको बस, तो कितना आ जाएगा। तो 5 8 40, 5 पंजे 25 और 4 29, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 16 17, 0 9 4 13, 10, 2 0 3 0, 2 0 3 0 इसका करेक्ट आंसर था, जो कि हम करेक्ट लगा नहीं पाए। तो आज भाई टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा कम स्कोर रहा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस छूट चुके हैं हमारे, और गलत भी 10 क्वेश्चन हमारे रहे हैं, ठीक है। हम्म। ये ना आपको समझाते समझाते जो चीज़ें हो जाती है ना, टाइम उसमें खर्च हो जाता है। बाकी अब समझाते समझाते भी अगर नहीं कर पाया हूँ, तो थोड़ा तो लेंदी पेपर था, है ना। अब मैं क्या करता हूँ इसमें ना, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, जितने मैथ्स के क्वेश्चन छूटे हैं ना, उनका सॉल्यूशन आपको मैं करा देता हूँ, है ना। जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई होगी ना इसकी, उसमें से स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं उसके सॉल्यूशंस करा देता हूँ, ठीक है। तो भाई एक के वाला क्वेश्चन हमने छोड़ा था, ठीक है। अब जो मैथ्स के क्वेश्चन छूट गए हैं उनको मैं क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग की हुई है वीडियो, ये वीडियो कह रहा हूँ ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं देखकर जो जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, और उनका सॉल्यूशन अब आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं छूटने चाहिए ना, मार्क, मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पे आप मार्क्स, मेरा मोटिव आपको मार्क्स दिखाना नहीं है, 147 बने ना शायद, हाँ। तो मेरा मोटिव आपको मार्क्स दिखाना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहता हूँ इनके बेस्ट, ठीक है। तो वो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन छोटा था एक हमारा, 14 नंबर पे, सबसे पहले ये वाला स्किप किया था हमने, टाइम की वजह से, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट रह गए थे और क्वेश्चन 10 रह गए थे। तो देखो भाई, पाई - पाई/2, देखो आपको पता है क्वाड्रेंट जो होते हैं यहाँ पे, ये जो सभी यहाँ पे तो पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। पाई अगर 180 है, तो आप बताओ 180 माइनस है, यानी 180 में से कुछ कम करना पड़ेगा। देखो ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और यहाँ पे 0 और 360 दोनों होता है, ठीक है। 180 में से कुछ कम करना पड़ेगा, तो कुछ कम करेंगे 180 से, यानी कि सेकंड वाले में आएगा, और सेकंड वाले में अगर कॉस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, इनटू कॉट पाई/2, तो पाई/2 कितना हो जाएगा। पहली बात तो पाई/2 है तो ये चेंज हो जाएगा, कॉट से 10 हो जाएगा, ठीक है। और पाई/2 यानी कि 90 है, 90 में प्लस समथिंग कुछ कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा, अगेन माइनस में आएगा, और 10 आएगा माइनस का 10 ए, ठीक है, इनटू इसको इधर से मिटा के यहाँ लिख देते हैं 270। और क्या हो गया यहाँ पे, कॉस माइनस ए तो भाई कॉस थीटा ही हो जाएगा, तो माइनस, सॉरी, कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, कॉस से हो जाएगा, अपॉन में 10 पाई प्लस ए, तो पाई+a यानी कि 180 प्लस कुछ होगा, तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का 10 ए, इंटू 10, अगेन ये कॉट हो जाएगा, और 270, 270 यहाँ पे आ जाएगा, नहीं 18 तिया 54/2,
दो सत्तर 14, 270, ऐसे भी कर सकते हैं, 9 27, 70, 270 प्लस होगा तो 270 प्लस होगा तो यहाँ पे आएगा ही। और 10 है तो पहली बार 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो माइनस का आएगा कॉट, ठीक है। इंटू साइन 2 पाई - ए, तो 180 - ए, पहली बात तो इसको कन्वर्ट कर दूं, साइन है ना ये, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस और सेक में, और साइन और कॉस, साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं। तो साइन 2 पाई - ए, तो ये किस में आ जाएगा, 2 पाई - ए, यानी कि 18 दूनी 36, 360 से थोड़ा सा कम होगा, 360 से कम यानी कि इस वाले में आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। तो अब देखो, 10 ए से 10 ए खत्म, माइनस से माइनस खत्म, और यहाँ पे क्या बचा, कॉस, और ये कॉट बचा। तो कॉट, कॉट नहीं आ रहा क्या ऊपर कहीं, कॉट भी तो आना चाहिए था, ठीक है। तो सारी चीज़ें सही लिखी है ना, कॉस ए, कॉस ए हो गया, ये 10 ए हो गया, एक कॉस माइनस सीटा कॉस सीटा हो गया, 10 पाई + ए, यानी 270 प्लस आ जाएगा कुछ, तो इधर 10, 180 प्लस जाएगा ना, 180 प्लस, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होगा तो ये पहले से ऑलरेडी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का है ना, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, सब ठीक है ना, ठीक है। तो ये ख़त्म, ये माइनस से ये वाला माइनस, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस ख़त्म, 10 से 10 ख़त्म, ऊपर बचा कॉस स्क्वायर ए, तो इसको मिटा दूँ, यहाँ से हल्का से मिटा देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए बचा यहाँ, अपॉन में कितना बचेगा, कॉट इंटू साइन, अच्छा हाँ ये कॉट एक है ना, तो इसको आप साइन अपॉन कॉस, यानी कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो, इंटू में साइन है तो साइन से साइन खत्म, तो एक कॉस, ऊपर दो कॉस है, नीचे एक कॉस है, तो कॉस से खत्म कॉस, तो एक कॉस बचना चाहिए, कॉस ए, ठीक। एक क्वेश्चन हमारा ये छूटा था, है ना, 14th के बाद हमने 16th स्किप किया था। तो वैसे भी यार ये तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, वैसे भी मैं स्किप ही करता इसको एग्जाम में होता तो भी तो भी ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। भाई मैं इसको पर्सनली स्किप करूँगा, है ना, बाकी क्योंकि अब तो टाइम ही टाइम है, इसलिए देख लेते हैं करके क्या करना है इसमें। तो कॉस, और यहाँ पे मेरे को कॉस चाहिए, ऊपर कॉस और सेक, तो इसको मेरे को कॉस में बदलना पड़ेगा पहली चीज़, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 cos² x - sec² x, अपॉन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन अपॉन में कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को भी मैं चेंज कर दूंगा, देखो ये कॉस ऊपर चला गया यहाँ पे, इंटू में कॉस स्क्वायर है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे बचा, साइन को भी मेरे को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं 1 - cos² लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर मतलब cos 4x हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप इसमें, अपॉन में 1 - cos² x है, तो 1 - cos² x को आप कुछ नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हो, a² - b² है ना, तो इसको आप क्या कर दो, ऐसे लिख सकते हो, दो बाहर कॉमन रखो, इसको चेंज कर दो, एक ये cos² x -1 हो जाएगा, एक बार ये cos² x +1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि a² - b² मान सकता हूँ, इसको एक का स्क्वायर मान सकता हूँ, इसको cos² x का स्क्वायर मान सकता हूँ, अपॉन में 1 - cos²x है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी में एक कॉमन बाहर ले लूँ माइनस, अगर ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें मैंने माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये सॉरी, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 1 - कॉस, तो ये कट गया, है ना। यहाँ पे बचा 2 माइनस, मतलब माइनस बाहर लिया है, ये इंटू में माइनस है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इंटू में माइनस बाहर लिया है मैंने, ठीक है, ये माइनस जो है ना इंटू में लिया है बाहर, ठीक है। तो cos² x +1 ये बचा, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, माइनस अभी बाहर ही रखो, है ना, 2 cos² x +2, है ना, और 2 cos² x बराबर किसके होता है आपका, 1 + cos 2a, है ना, मतलब 2x हो जाएगा +2, तो ये हो गया आपका, माइनस बार है
तो cos 2a + 3, तो cos 2a + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2a + 3, और माइनस बाहर है ही, तो माइनस का cos 2a माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। पूछा गया है इसने ए और बी, तो a + b में मैंने चेंज कर दिया ना, 2a आ गया, cos 2a आ गया ना। ठीक है, cos 2a का मल्टीपल क्या है, -1 है। ठीक है, और a क्या है, ये -3 है। तो -3 -1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी था, वैसे भी मैं इसको स्किप ही करता, है ना। बट अभी भी पता नहीं, आंसर मेरे हिसाब से तो ठीक ही होना चाहिए ना। सॉल्यूशन तो हमने देख लिया पूरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा छूटा था हमारा। एक क्वेश्चन ये था भाई, ये तो हमने जल्दी जल्दी में देखा ही नहीं है, तो इतना आसान था कि हम इसको कर सकते थे टाइम से। ये बहुत जल्दी आप वीडियो में देखेंगे, बहुत जल्दी स्किप हो गए एकदम तुरंत से, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम था इस वजह से। तो ये तो बहुत आसान था, 8/216 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 अपॉन में एक इसका क्यूब, 2 4 6 के बाद 0 थे पॉइंट। ठीक है, 1/2 अपॉन यानी 1/3 का क्यूब आ गया, ये 3 ऊपर चला गया तो पॉइंट 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, और 0 कितने के बाद है, 1 2 3, 3 पेयर के बाद 0 है, तो ये 2 बाहर आ गया, 2 पेयर बाहर आ गए ना, तो ये हो गया 0.07, है ना। यहाँ पे भी यही होना चाहिए ना, 2 4 6, तो 6 के बाद 0.03 आएगा यहाँ पे भी, सॉरी, यहाँ पे 0.06 आएगा, है ना, तभी तो 6 के बाद पॉइंट आएगा। तो ऊपर क्या, 2 2 एकम 2 2 3 6, तो ये 0.03 आएगा, है ना। तो जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 0.1, तो 0.10, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी जल्दी में स्किप हो गया, बताओ, इतना सा आसान सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमने कौन सा स्किप कर दिया था। इस सवाल को हम कर रहे थे बट हमने स्किप कर दिया था क्योंकि टाइम का इशू था ना, 3 मिनट बचे थे, हम आगे बाकी सवाल देखना चाह रहे थे। देखो, 1500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में इतना ब्याज प्राप्त होता है, समान राशि पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। देखो, 2 साल में कितना रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, इतने रुपए हो गई राशि, यानी ब्याज कितना मिल रहा है, 4500 रुपये 2 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक साल में इतना ब्याज आ गया किसके ऊपर, 15,000 रुपये के ऊपर। तो मैं रेट निकाल लूंगा इंटू 100 करके, तो ये 0 से 0 खत्म, ये खत्म, 15 एकम 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर है, तो रेट आ गया मेरा 15%। अब रेट 15% आ गया, और बोल रहा है कि इसी रेट पर इतने ही टाइम, यानी कि 2 ही वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 15% को आप कैसे लिख सकते हो, 5 × 15 5 दूनी 10, तो 20 से राशि कितनी हो रही है, 23 हो रही है। 20 रुपये पे 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 20 से 23, 20 से 23, 2 साल तक हो रही है। तो ये 400 रुपये से कितनी हो जा रही है, 529 हो जा रही है ना। ब्याज कितना मिल रहा है, 400 रुपये पर मेरे को 129 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो ये राशि 400 रुपये है, बट एक्चुअल में राशि कितनी है, 15,000 रुपये। तो 400 यूनिट की वैल्यू 15,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15,000/400 हो गई। मुझे कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 129 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये 0 से ये 2 0 खत्म। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं, बट फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना, तो एक बार इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो 15 नहीं में 135, 30, 15 नहीं 30, 40 और 3 43, 15 कम 15 और 4 19। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1350/4। अब 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 चौक 16, 3 4 8 32, 4 तिया 12, 3 गया 4 7 28, 4 5 20, 4 8 3 7.5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता। ठीक है, ये सवाल भी करने लायक था, बट वो ये ना, मैं समझाते समझाते ना टाइम का वो हो जाता है, और 1 घंटा आपको पता ही रहता है। उसमें भी जीएस में मैंने आज 10 मिनट ले दिए बेफिजूल के, अगर 5 मिनट और होती तो शायद थोड़े और सवाल हो जाते। बाकी हाँ, जो शुरू के ये क्वेश्चंस थे ना, इनमें से भी कुछ लेंदी क्वेश्चंस थे जिसमें टाइम ज़्यादा ले दिया मैंने, स्पेशली समझाते हुए यार, तो टाइम का इशू हो ही जाता है। तो भाई एक ये वाला स्किप हुआ था, है ना। एल एस ए दे रखा है इसका, और विकर्ण दे रखा है वर्ग का, और ये वर्गाकार पिरामिड है ना, जिसका बेस क्या है, वर्ग है। तो अब आपसे पूछा क्या, आयतन पूछा है। अब आयतन आपको पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है, किसी भी पिरामिड पिरामिड का जो आयतन होगा वो क्या होगा, 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस, है ना, और इंटू में क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, अब हमें हाइट तो इसकी पता नहीं है, और बेस क्या है, स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण दे रखा है, स्क्वायर का विकर्ण दे रखा है। स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है, a√2, ये विकर्ण होता है। तो 24√2 है, तो यानी कि ए कितनी आ गई, 24 आ गई, तो एक भुजा तो 24 आ गई, ये तो मुझे पता चल गया। ठीक है, बट हाइट कहाँ से निकाली जाए, तो हाइट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, आपको एल एस ए दिया हुआ है, तो एल एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में स्लेंट हाइट। ठीक है, तो स्लेंट हाइट निकालेंगे तो हाइट भी निकल जाएगी। तो ये बराबर दे रखा है आपको 624, तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ बेस पी है, बी होना चाहिए। तो एक भुजा 24 है, स्क्वायर की, तो 24 चौका 96 हो जाएगा, ये यहाँ पे 96 आ जाएगा।
और इसको काट दूंगा तो 2 4 8 2 16 हो जाएगा, तो 48 नीचे जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 8 48, 6 कम 6 6 चौक 24, 8 एकम 8 8 तिया 24। तो एल आ गई 13। अब देखो ये ना स्क्वायर है, इसका बेस, जो पिरामिड है उसका बेस ना स्क्वायर है। तो इसका जो ऐसे एक हाइट आएगी, ये सिलेंट हाइट है ना, ये 13 दे रखी है। अगर मैं इसको नीचे से ऐसे देखूं, ये हाइट निकालनी है मेरे को, हाइट ठीक है। ये नीचे जो है ना ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का आधा हो जाएगा, कितना यहाँ पे 24 है इसकी, तो ये 12 हो जाएगी। इसको रेडियस अगर मैं मानूँ इसकी, मतलब इस तरह से ये वाली चीज़ मानूँ मैं, ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज अगर मैं मानूँ इसको, राइट एंगल ट्रायंगल मानूँ, तो ये आधी बेस इसको ले लूँगा। ऐसे यहाँ पे एक बनेगा, ये ऐसे तो बनता है पिरामिड। तो यहाँ पर 24 का आधा आ जाएगा 12, ये 13 आ गया। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो हाइट कितनी आ गई 5। जैसे मुझे पता चली हाइट 5 है, तो आप निकाल दो, इसको मिटा दो। तो हाइट 5 आ गई। एरिया ऑफ बेस, तो स्क्वायर के जो भुजा है वो 24 है, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 इंटू में 5 इंटू में 1/3। तो 3 से इसको काटो, 3 एकम 3, 3 में 27, 3 दूनी 6। तो इसको देखो, 5 दूनी 10, 5 में 45, 46, 5 5 9, 960 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला सवाल भी आसान था, कोई ऐसा जितना तो था नहीं। इसका तो हम कर रहे थे, सवाल का तो आंसर आ चुका था, 2030 करके कुछ आया था ना, 2030 करके आया था। तो इसका ये लिखा, शायद 2030 लिखा है ना, इसका आंसर आ गया था एंड में। ठीक है, वो देख लेना आप। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला छोटा था, है ना। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक कस्बे के कुल मतदाताओं में से 10% अपना मतदान नहीं करते हैं। इसके अलावा डाले गए, देखो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ जिसमें कुल मतदाताओं में से 10% वोट नहीं करते। अगर 100 लोग थे तो उसमें से 90% लोगों ने ही वोट दिया। ठीक है, डाले गए 15% मत जो थे अवैध कर दिए, तो इसका केवल 85% जो है वो वैध मत था। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को 58% वैध मत मिले और वह इतने मतों के बहुमत से जीत जाता है। तो वैध मतों की संख्या कितनी है? विजयी उम्मीदवार को 58% वैध मत मिले और इतने बहुमत से जीत गया, वैध मतों की संख्या बतानी है। तो इसने तो शायद आसान कर दिया ना ये। भाई जो लीगल वोट्स हैं, है ना, उसका 58% और इधर आ जाएगा 42%, इनका डिफरेंस दे रखा है। तो आसान कर दिया सवाल भाई, सवाल आसान कर दिया, इस सबकी जरूरत नहीं है। क्या बोला इसने कि जो एक विजयी उम्मीदवार है, तो मैं कहता हूँ इसको 58% मिले, किसका? लीगल वोट्स का। तो इसको 58% मिले, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 42% मिलेंगे। और ये कितने परसेंट से जीत जाएगा ये? तो ये कितने से? 6 और 1, 16% से जीत गए। जीत गया ना 16% से। इससे इसको कितने ज़्यादा मिले? 16% ज़्यादा मिले। अगर इसमें से घटाओगे 6 1, 16% इसको ज़्यादा मिले हैं। यही बोल रहा है कि जो इसको ज़्यादा मिले ना वोट, कितने हैं वो? 4896। तो जो लीगल वोट का 16% है वो इतना है। तो 1% की वैल्यू अपॉन 16। लीगल वेट वोट्स की 100% वैल्यू पूछे तो इंटू 100 कर दो, 100% आ जाएगा। तो 16 3 48, 0 16 6 96, 30600। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक यही होना चाहिए। आसान सा सवाल। तो भाई 25वां सवाल था, ये भी हमने कर लिया। अब देखो 14th हमने छोड़ा था, जो हमने कर लिया। 16th मैं कह रहा था, मैं तो स्किप ही करता उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी था और ट्रिग्नोमेट्री वैसे दिमाग खराब करती है। इसको स्किप कर देता मैं, ठीक है। 17वां हम कर सकते थे, 20वां हम करते ज़रूर, 23 24 और 25 भी हम करते। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। तो 160 के अप्रॉक्स हमारा अभी भी स्कोर हो जाता। ठीक है, अभी हमारा 147 के अप्रॉक्स रहा है स्कोर, जिसमें हमारे 10 गलत हुए हैं। और ये गलत होने का कारण क्योंकि जीएस और जीके जीएस और प्लस इंग्लिश, है ना, इंग्लिश प्लस जीके मिलाकर हमारे 10 गलत हो चुके हैं। ठीक है, होपफुली मैथ्स में तो कोई गलत नहीं हुआ होगा और ना ही रीजनिंग में कोई गलत हुआ होगा। ठीक है, इसमें हमने अटेम्प्ट कितने किए थे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्किप करने पड़े हमें। 3 3 6 7, तो 18 हमने अटेम्प्ट किए थे इसमें केवल ये। ठीक है, और एक अटेम्प्ट करते करते रह गए थे, जो आंसर आ गया था बट क्लिक नहीं कर पाए थे उस पर, है ना। तो केवल इसमें 18 अटेम्प्ट कर पाए थे, जो कि बहुत गलत है। देख रहे हो ना आप, अगर मैथ्स में आपने छोड़ दिया ना, तो यही डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपका। तो मैथ और रीजनिंग में तो आपको फुल आउट ऑफ फुल टारगेट रखना है। बाकी एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। टारगेट फुल आउट ऑफ फुल रखना है आपको, है ना। तो हमारा स्कोर रहा क्या था? 147, है ना। क्वेश्चन छूट गए थे हमारे साथ मैथ्स के, जिनका सबका जो जो छूटे थे मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया अभी जस्ट, है ना। जो रिकॉर्डिंग थी उसमें से मैंने क्वेश्चन जस्ट अभी देखे हैं, जस्ट अभी सॉल्यूशन किया है इसका। तो ये कर सकते थे एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें भी 160 के अप्रॉक्स आ जाते, है ना।
147 भी थे, तो चलो मान लो 12 9 159 आ जाते, 155 आ जाते, एक दो क्वेश्चन और छूट जाता, तो मतलब ये अच्छा मॉक था। बढ़िया मॉक दे रखा भाई, नए इंटरफेस पे भी दे रखा है इन्होंने, और मॉक भी बहुत बेहतरीन लेवल का है। ठीक है, बहुत अच्छा मॉक टेस्ट था, आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और एग्ज़ाम आपको पता है बहुत नज़दीक है आपका CGL का, है ना, अगस्त में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और लगभग अब अगस्त आ ही चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बढ़िया तरीके से। ठीक है, और बाकी तो आपको मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मिलता ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।